नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना एक पार्ट 7 लेके। पार्ट 7 है जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे सर रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993 के पेंशन मैनुअल के बारे में। इसमें कि रूल नंबर 1 से लेकर 108 रूल्स की चर्चा होनी है। तो इस पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 में, जिसमें कि डिटर्मिनेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुइटी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर हैं या इन नियर फ्यूचर में पेंशनर होने वाले हैं, मतलब रिटायर होने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे थोड़ा सा जो मेन चीज़ें हैं उसको नोट करके रख लें या उनको हाईलाइट करके रखें, ताकि आपको बाद में जब कभी आप इसकी ज़रूरत पड़ती है इसके रिटायरमेंट के समय, तो आपको ये हेल्पफुल हो सके। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एलडीसी वगैरह की, तो उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रूल नंबर हम लोग पहले देख चुके थे 75 रूल्स तक, अब 76 से स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर 75 जो है काफ़ी बड़ा रूल है दोस्तों। उसमें पेंशन का कैलकुलेशन, पेंशन किसको डिसबर्स होनी है उसके बारे में दिया है। तो उसके लिए एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारी कंडीशंस दी हुई है। रूल नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू रिटायरमेंट। जो लोग नियर फ्यूचर में रिटायर होने वाले हैं उन लोगों के लिए लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, किसके द्वारा? हेड ऑफ ऑफिस से। अब हेड ऑफ ऑफिस क्या करता है कि हर एक 6 महीने में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करता है जो अगले जो 24 या 30 मंथ में रिटायर होने वाले रहते हैं, 2 से 2.5 साल में। उन लोगों की एक लिस्ट प्रिपेयर करता है। वो हेड ऑफ ऑफिस जब रिटायर लिस्ट तैयार कर लेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा कि उसकी एक कॉपी जो है सप्लाई करेगा किसको? अकाउंट ऑफिस को, जो कि 31 जनवरी और 31 दिसंबर में से पहले कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, ये पूरी प्रोसीजर है कि किस तरह एम्प्लॉय का रिटायरमेंट प्रोसीजर होता है, सेटलमेंट होता है। इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट, अगर रेलवे सर्वेंट रिटायरिंग फॉर रीज़न अदर देन सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर जो उसकी एज आएगी 60 ईयर की, उस समय जो रिटायर होगा उसको छोड़कर अदर रीजन्स अदर देन द सुपर एनुएशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हेड ऑफिस क्या करेगा, जैसे ही एम्प्लॉय के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो तुरंत वो तुरंत प्रॉम्प्टली उसको जो अकाउंट ऑफिसर को सेंड कर देगा उसके बारे में, ताकि वो अकाउंट ऑफिस पे आगे फर्दर एक्शन ले सके। उसके बाद में रहेगा कि एक कॉपी इंटीमेशन की जो है सेंट बाय द हेड ऑफिस के द्वारा भेजी गई रहेगी अकाउंट ऑफिस को। और अंडर द रूल नंबर 3 का ये जो है इसके अनुसार शेल आल्सो बी इंडोर्स द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसकी एक कॉपी जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी भेजी जाएगी, कॉपी 2 करके, तो रेलवे एंड या फिर डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स, जो रेलवे क्वार्टर्स रेलवे अकोमोडेशन के लिए सारी जानकारी रखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह भेजी जाएगी। और इफ़ रेलवे सर्वेंट, अगर रेलवे सर्वेंट कंसर्न है अलॉटी ऑफ रेलवे अकोमोडेशन, मतलब अगर रेलवे क्वार्टर्स वगैरह में रह रहा है, तो उस कंडीशन में उसको ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स, जो क्वार्टर्स वगैरह की सब जानकारी रखते हैं, उनके बाद से कॉपी भेजी जाएगी। अब उसके बाद ये हो गया रूल नंबर 77 में। अब 77 में दिया जाएगा कि ऐसी कोई इंटीमेशन मिलने के बाद किसको? डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स को ऐसी अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर वो उसमें अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे उस एम्प्लॉय का कि उसके पास कोई क्वार्टर है या रेलवे अकोमोडेशन में रह रहा है या नहीं रह रहा है। उसके बाद में क्या करेगा, कोई राइटिंग में डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स क्या करेगा, एटलीस्ट 2 years बिफोर, 2 साल, कम से कम 2 साल पहले, द एंटीसिपेटेड डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट हु इज इनकर इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन में जो रह रहा है, उससे 2 साल पहले की जो मतलब अगले 2 साल में जो रिटायर होने वाले रहेंगे उनके बारे में। और उसके बाद में फिर वो एक नो ड्यू सर्टिफिकेट की, अगर मान लो उसके पास कोई उसका अमाउंट ड्यू है, कोई मतलब जो भी रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड कोई अगर अमाउंट उसके पास ड्यू है, तो कम से कम वो रिटायरमेंट से 8 महीने पहले उसको ये चीज़ क्लियर कर देगा कि उसमें कोई अमाउंट ड्यू तो नहीं है। इन रेस्पेक्ट ऑफ पीरियड प्रीसीडिंग 8 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट से पहले कम से कम 8 महीने पहले वो अकाउंट को बता देगा कि उसमें कोई अमाउंट ड्यू है या नहीं है, नहीं तो फिर नो डिमांड सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाएगा अकाउंट ऑफिस को।
और ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन, जब ये इंटीमेशन की रिसिप्ट मिलेगी, डायरेक्टर ऑफ स्टेट शेल टेक फर्दर एक्शन एज प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 16। अब इसके लिए रूल नंबर 16, पेंशन मैनुअल के रूल नंबर 16 में आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में किस तरह हुआ। इसी का शायद पार्ट 2 में दिया है 16 नंबर में। 78 में आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर। पेंशन के पेपर का प्रिपरेशन किया जाता है। तो हर एक जो भी हेड ऑफ द ऑफिस रहेगा वो क्या करेगा, प्रिपरेशन पेंशन का प्रिपेयर करने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरेगा कम से कम 2 साल पहले, रिटायरमेंट के 2 साल पहले। एंड ड्यू टू रिटायरमेंट, जो लोग सुपर एन्यूएशन पे रिटायरमेंट होने वाले हैं उनका 2 साल पहले, ऑन डेट विच ही प्रोसीडेड ऑन लीव प्रिपेरेटरी, और ये 2 साल कम से कम 2 साल पहले ये। और अगर मान लो कोई एम्प्लॉय लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट की अगर ऐसी लीव लेता है रिटायरमेंट से पहले, तो जब वो लीव पे जाता है उससे 2 साल पहले, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो उस पर ये जो फॉर्म भरा जाएगा। कौन सा, फॉर्म नंबर 7, जिसमें कि पेंशन के बारे में डिटेल रहेगा। अब रूल नंबर 79 देख लेते हैं कि स्टेजेस फॉर कंप्लीशन ऑफ पेंशन पेपर। जो पेपर पेंशन के पेपर रहेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए क्या स्टेज दी हुई है, तो इसको 3 स्टेज में कंप्लीट किया जाता है। वो भी 3 स्टेज में कंप्लीट करेंगे। प्रिपेरेटरी वर्क ऑफ 2 ईयर प्रिपेयर, जो 2 साल पहले बताया गया, 2 साल पहले उसके फॉलोइंग स्टेजेज रहेंगी। पहली स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज में आएगा वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस। एम्प्लॉय का जो सर्विस है उसको वेरीफाई किया जाएगा। हेड ऑफ ऑफिस के देखा जाएगा कि जो सर्विस रिकॉर्ड में उसके डिटेल, उसके रिकॉर्ड हैं वो सारे मतलब अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बराबर है कि नहीं, और उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी अगर रिक्वायर्ड कुछ लगता है बाद में इंक्वायरी करनी है तो उसको कर लिया जाएगा। और उस कंडीशन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय का जब वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो उस पीरियड में कुछ ऐसी सर्विस हो सकती है, मान लो कहीं से डेपुटेशन से आया हो या एक सर्विस से आया हो या कुछ इस टाइप से, अगर वो कहीं और से ऑब्जर्वेशन इधर लिया हो उसने आके, तो अगर कोई ऐसा पोर्शन ऑफ सर्विस रहता है जिसका कि वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि उस पीरियड का जो पे बिल्स वगैरह, एक्विटेंस रोल्स या कि जो भी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके अनुसार उसको चेक किया जाएगा और उस नेसेसरी सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे कि सर्विस रिकॉर्ड में बराबर है कि नहीं। ये सबसे पहली स्टेज होती है उसका, मतलब वेरिफिकेशन किया जाता सभी उसके सर्विस का। इफ़ द सर्विस ऑफ एनी पीरियड इज़ नॉट कैपेबल, अगर सर्विस का कोई ऐसा पीरियड है जो कैपेबल नहीं है फॉर बीइंग वेरीफाइड के लिए कैपेबल नहीं, मतलब उसको नहीं कर पा रहा है इन द मैनर ऑफ सब रूल नंबर 1 का जो है इसके अनुसार, तो क्या किया जाएगा कि सब रूल नंबर 1 और 2 के अनुसार अगर मान लो वो कैपेबल नहीं है, ये रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2, तो क्या किया जाएगा उस कंडीशन में रेलवे सर्वेंट से अनदर ऑफिस, अगर मान लो रेलवे ने उस सर्वेंट ने कहीं किसी और ऑफिस या किसी डिपार्टमेंट में वो पीरियड बिताया है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि उससे रेलवे हेड ऑफिस जो रहेगा रेलवे सर्वेंट से कहेगा कि वो अपने ऐसे कुछ प्रूफ दिखाए जो कि उस पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन के लिए उसमें अटैच किए जा सके, उसको एज ए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट माना जा सके। मतलब एम्प्लॉय से पूछा जाएगा कि आप इस पीरियड के लिए कुछ इस टाइप से डॉक्यूमेंटेशन दें जिसमें कि ये प्रूव हो जाए कि आपका ये पीरियड वेरीफाइड हो गया है। अब इसका जो है 4th नंबर आ जाएगा कि अगर कोई पोर्शन ऐसा है कि एम्प्लॉय इज़ नॉट कैपेबल फॉर बीइंग वेरीफाइड इन द मैनर ऑफ क्लास नंबर 1, 2 एंड 3 के अनुसार, ये तीनों के अनुसार उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो द रेलवे सर्वेंट शैल बी आस्क टू, रेलवे सर्वेंट से बोला जाएगा कि फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट, कि एक ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट लिख के दे प्लेन पेपर पे, जिसमें वो ये लिख के दे कि इस जो भी पीरियड ऑफ सर्विस है वो जो है मेरे द्वारा किया गया पूरी तरह से ट्रूथ ऑफ सही है, और मैं इसका जो भी अगर इसमें कुछ मतलब कुछ कमी रहती है या कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, अगर उस पर पड़ने वाले जो भी इफेक्ट रहेगा उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। तो ये सब उस पर लिखा जाएगा एंड विच इज़ द पावर टू प्रोड्यूस, और उससे ये फर्निश करने के लिए बोला जाएगा कि वो चीज़ लिख के आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दो। उसके बाद में उस पीरियड को प्रोसीड किया जाएगा, आगे माना जाएगा। जब हेड ऑफ द ऑफिस जो रहेगा वो क्या करेगा कि आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट, रिटर्न स्टेटमेंट जो दिया उसके फैक्ट को कंसिडर करते हुए एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द रेलवे सर्वेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन द सपोर्ट ऑफ सेड पीरियड ऑफ सर्विस, उस पीरियड कहे गए पीरियड के अनुसार एडमिट करेगा कि ये द सर्विस फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ पेंशन एट द रेलवे सर्वेंट,
तो कैलकुलेशन का पेंशन के लिए जो पीरियड कैलकुलेशन किया जा रहा है वो मेरे द्वारा सही है, वो चीज़ को कंसिडर करेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब इसमें सेकंड स्टेज आ जाएगी कि सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, मेकिंग गुड ओमिशन इन द सर्विस बुक। ओके, द हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा सर्टिफिकेट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द सर्विस और ऑल्सो शेल आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी ओमिशन, अगर उसमें कोई ओमिशंस है, इम्परफेक्शंस है, कोई कमी है और डिफिशियंसी है, तो वो डायरेक्ट बियरिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ इमोल्यूमेंट, जिसका कि संबंध डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इमोल्यूमेशन को डिटर्मिनेट करने के लिए या फिर सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस को डिटर्मिनेट करने के लिए, अगर कुछ उसमें इम्परफेक्शन है, मतलब कुछ कमी है, डिफिशियंसी है, तो उसको संज्ञान में लेगा, उसकी जानकारी लेगा, उसको वेरीफाई करेगा। एवरी एफर्ट शेल बी मेड टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, हर एक जो प्रयास किया जाएगा उसको कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस करने के लिए, एज इन क्लॉज ए में जो दिया हुआ है वो, मेक गुड ओमिशन इंटर परफेक्शन एंड डिफिशियंसी रिफर्ड इन शेड्यूल नंबर 1 फॉर दिस क्लॉज, any omission interpretation deficiency including the portion of service as verified in the service book which is has not been possible to verify। ऐसा कोई पीरियड है जिसको कि वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन रूल नंबर ए से इग्नोर, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। एंड सर्विस क्वालिफाइंग फॉर द पेंशन शेल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज इन द सर्विस बुक, जो भी सर्विस बुक में एंट्रीज है उसी को बेस मानते हुए उसका इमोल्यूमेंट और उसके पेंशन को निकाल लिया जाएगा। अब इसमें 3 नंबर दिया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट, तो एवरेज इमोल्यूमेंट का रूल नंबर 49 और 50 में डिटेल में दिया हुआ है, बताया गया है कि हेड ऑफिस क्या करेगा, वेरीफाई करेगा सर्विस बुक और उसमें करेक्टनेस करेगा, अगर कुछ उसमें ड्रॉ या ड्यू अगर कुछ आता है तो ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ, लास्ट जो 10 महीने का जो रहेगा उसमें चेक करेगा। और इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, और इस इंश्योर करने के संबंध में ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ सर्विस द हेड ऑफ ऑफिस में वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इमोल्यूमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ 24 मंथ ओनली, तो वो सिर्फ 24 मंथ का करेक्शन जो पीरियड रहेगा पिछला उसमें करेक्टनेस करेगा, प्रोसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट एंड नॉट फॉर एनी पीरियड प्रियर टू दिस, उससे पहले के पीरियड को नहीं करेगा वो। मतलब ये कहने का करेक्टनेस ऑफ इमोल्यूमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ ओनली, लास्ट जो 24 मंथ रहेगा उसी में करेक्टनेस करेगा, प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू द रेलवे सर्वेंट एंड नॉट फॉर एनी पीरियड पीरियर टू दैट डेट, उस डेट से पहले का पीरियड को नहीं करेगा। थर्ड स्टेज में आ जाएगा कि एज सुन एज द रिकॉर्ड सेकंड स्टेज इज कम्प्लीटेड, जब सेकंड कंप्लीट हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन एनी केस नॉट लेटर देन 10 मंथ, 10 महीने से ज़्यादा पीरियड नहीं, प्रियर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट रेलवे सर्वेंट, हेड ऑफिस शेल टेक द फॉलोइंग एक्शन, क्या रहे, मतलब कम से कम 10 महीने पहले वो क्या एक्शन ले लेगा। ही शेल फर्निश द रिटायरिंग रेलवे सर्वेंट सर्टिफिकेट, वो क्या करेगा, एक रेलवे सर्वेंट को एक सर्टिफिकेट फर्निश करेगा। लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस आई है वो, एड ऑल्सो द इमोल्यूमेंट, और उसका जो इमोल्यूमेंट और एवरेज इमोल्यूमेंट उसके पर्पस के लिए पेंशन के लिए रिकॉर्ड करने के लिए निकाला गया है वो, फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और पेंशन के लिए। और अगर इन केस ऑफ सर्टिफाइड सर्विस और इमोल्यूमेंट एज इंडिकेट बाय द हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा जो दिखाया गया इमोल्यूमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और उस पेंशन ग्रेजुएटी के लिए, और नॉट एक्सेप्टेबल, जब ये जो हेड ऑफिस के द्वारा बताया जाएगा और वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं है किसको, एम्प्लॉय को, मतलब उसमें कुछ कमी रहती है या कुछ रहता है, तो ही शेल फर्निश टू हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफिस को कर देगा। एंड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टिंग इंटर आलिया सपोर्टेड बाय द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, और वो एम्प्लॉय अपने जो इसलिए नॉन एक्सेप्टेबल क्यों किया है उसके बारे में जो भी उसके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहेगा उससे संबंधित वो डॉक्यूमेंट के साथ में सपोर्ट करके लगा देगा उसको, किसको, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस को, कि ये जो है इसमें ये कमी है या ये जो भी रेगुलरिटी है या क्यूरी है वो रेज करके उसमें बताएगा। मतलब ये कि उसको रिटायरमेंट से पहले बता दिया जाएगा कि क्या उसका एवरेज इमोल्यूमेंट आ रहा है, कितनी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है और पेंशन कितनी बन रही है, ये सारी चीज़ें उसको इंटीमेट कर दी जाती है किसको, थर्ड स्टेज के बाद में एम्प्लॉय को। अब इसमें आ जाता है कि
सेकंड स्टेज 79 के बाद में आ जाएगा, ये थर्ड स्टेज के बाद 80 नंबर। थर्ड स्टेज में ये 2 नंबर पर आ जाएगा। इन द केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ क्वालिफिकेशन, लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो द अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, अगर मान लो उसका कोई सर्विस पीरियड अवेलेबल नहीं है इन रिकॉर्ड में, तो द रिटायरिंग सर्वेंट शैल बी आस्क टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो एम्प्लॉय रिटायर होने वाला उससे बोला जाएगा कि एक फाइल, रिटर्न स्टेटमेंट का एक फाइल मतलब दे, जिसमें कि उस पीरियड के बारे में अपना क्लैरिफिकेशन और अपने द्वारा उसके बारे में क्लैरिफाई किया जाए। फॉर द फॉरवर्ड टू द रिटायरिंग रेलवे सर्वेंट, फॉर्म नंबर 8 उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, एडवाइजिंग हिम, उसको एडवाइस करके कि द सेम ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट लेस देन 8 मंथ प्रियर टू हिज रिटायर। तो 8 नंबर जो है फॉर्म भरवाया जाएगा उससे, नॉट लेटर देन 8 मंथ, मतलब कम से कम 8 महीने पहले उससे ये 8 नंबर फॉर्म भरवा लिया जाएगा और उसमें उससे बोला जाएगा सबमिट करने के लिए ये फॉर्म। अगर मान लो इस टाइप का कुछ पीरियड आता है जिसके बारे में कुछ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस अगर है तो उस कंडीशन में। और एक्शन अंडर ABC ऑफ सब रूल नंबर 1 का जो ABC है उसमें शैल बी कंप्लीटेड 8 मंथ प्रियर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कम से कम 8 महीने पहले वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। रूल नंबर 80 आ जाएगा कंप्लीजन ऑफ पेंशन पेपर। पेंशन पेपर कंप्लीट करने के लिए हेड ऑफ ऑफिस शैल कंप्लीट पार्ट 1 ऑफ फॉर्म नंबर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया जाएगा, नॉट जो कि लेटर देन 6 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट, जो कि कम से कम 6 महीने पहले उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। 81 में आ जाएगा फॉरवर्डिंग द पेंशन पेपर टू अकाउंट ऑफिसर। जो भी रिटायरमेंट के पेंशन रहेंगे वो फॉरवर्ड किए जाएंगे कहाँ पर, अकाउंट ऑफिसर को। आफ्टर कंपाइलिंग कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल नंबर 79 और 80 के अनुसार हेड ऑफिस को शेल फॉरवर्ड द अकाउंट ऑफिसर फॉर्म नंबर 7 और 8 फुली ड्यूली कंप्लीटेड, पूरी तरह कंप्लीट करके कवरिंग लेटर के साथ में फॉर्म नंबर 9 उसके साथ लगाकर सर्विस बुक में ड्यूली कंप्लीटेड अप टू डेट करके उसको जो है कहाँ पर भेजा जाएगा, अकाउंट ऑफिसर को। ये क्या कौन करेगा, हेड ऑफ द ऑफिस करेगा। जब हेड ऑफ द ऑफिस शेल रिटेन द कॉपी, और उसकी एक कॉपी अपने पास रख देगा वो फॉर रिकॉर्ड के लिए, जहाँ पर द पेमेंट इज डिजायर टू अनदर सर्किल। उस कंडीशन में अगर मान लो एम्प्लॉई है जो चाहता है कि उसकी पेमेंट को किसी अनदर अकाउंटिंग सर्किल से डिस्बर्स किया जाए, मतलब दिया जाए, तो उस कंडीशन में उसको फॉर्म नंबर 7 भरेगा इन डुप्लीकेट टू द अकाउंट ऑफिसर, एक डुप्लीकेट में, और अकाउंट ऑफिस को इस बारे में बताएगा। द पेपर रेफर इन सब रूल नंबर 1 शेल फॉरवर्डेड टू द अकाउंट ऑफिसर। सब रूल नंबर 1 के अनुसार जो रहेगा ये इसके अनुसार शेल बी फॉरवर्डेड टू द अकाउंट ऑफिसर नॉट लेटर देन 6 मंथ बिफोर, मतलब कम से कम 6 महीने पहले उसको भेज देगा। इंटीमेशन टू अकाउंट ऑफिसर रिगार्डिंग एनी इवेंट हैविंग बियरिंग ऑन पेंशन। इंटीमेशन अकाउंट ऑफिसर को करना है रिगार्डिंग एनी इवेंट हैविंग बियरिंग ऑन पेंशन। अगर मान लो इफ आफ्टर द पेंशन पेपर हैव बीन फॉरवर्डेड टू द अकाउंट ऑफिसर, सारे अकाउंट पे जो पेंशन पेपर जो है फॉरवर्ड कर दिए गए अकाउंट ऑफिस को विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाई, जो पीरियड बताया गया है 6 महीने पहले, तो उसमें उस स्टिपुलेटेड टाइम में उसको कर दिया गया है। अब रूल नंबर 81, एनी इवेंट, अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जिसके कारण कि उसकी अमाउंट ऑफ पेंशन जो मिलने वाला है वो इफेक्ट करेगा, कम होगा या ज़्यादा, कुछ भी उसमें अगर इफेक्ट होगा तो जो फैक्ट रहेंगे उसको शैल बी प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत जो है उसको हेड ऑफ अकाउंट ऑफिस को बताया जाएगा हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा, ताकि उसमें करेक्टनेस की जा सके। 83 में देख लेते हैं इंटीमेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ रेलवे ड्यूज टू द अकाउंट ऑफिसर। रेलवे ड्यूज जो रहेंगे अकाउंट ऑफिस को इन्फॉर्म किया जाएगा अगर कोई है तो द हेड ऑफ ऑफिस जो रहेगा असरटेनिंग द रेलवे ड्यूज एज इन रूल नंबर 15 में जो रूल ड्यूज दिए गए हैं, अगर उसमें से कोई अगर निकलता है उसके एम्प्लॉय के ऊपर, तो शेल फर्निश द पर्टिकुलर देयर ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफिस को ये उसके पर्टिकुलर सेंड करेगा एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर, मतलब कम से कम 2 महीने पहले उसके जो भी कुछ ड्यू वगैरह है, एडवांस फेस्टिवल एडवांस लिया है, कुछ इस टाइप से अगर मान लो कोई एडवांस पे हुआ है, कुछ भी अगर ऐसा ड्यू है रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर, तो उसको अकाउंट ऑफिस को कम से कम 2 महीने पहले उसको बता देगा, उसके बारे में पर्टिकुलर भेज देगा, जिसको कि जो ड्यू है वो उसको, मतलब उसकी रिटायरमेंट ग्रेजुइटी से उसे
डिडक्ट कर लिया जाए, इस कारण से उसको 2 महीने पहले बता दिया जाए। और अगर आफ्टर द पर्टिकुलर ऑफ रेलवे ड्यूज हैव बीन इंटीमेटेड, रेलवे के ड्यूज इंटीमेटेड कर दिए गए हैं अगर अकाउंट ऑफिसर को, और एनी एडिशनल ड्यू अगर आता है उसके नोटिस ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस को, अगर बाद में कोई ऐसा चीज़ नोटिस में आती है, नॉलेज में आती है जो कि ड्यू बनता है रेलवे एम्प्लॉय पर, तो उसके बारे में फिर तुरंत जो है बाद में भी भेजा जा सकता है अकाउंट ऑफिसर को इमीडिएटली। मतलब 83 में रिगार्डिंग टू द रेलवे ड्यूज टू द अकाउंट ऑफिसर को भेजे जाने वाली इंटीमेशन के बारे में रहेगा। अब 84 देख लेते हैं, पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन एंड ग्रेजुटी थ्रू मनी ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट। अगर कोई एम्प्लॉय प्रोविजनल, जिसको कि प्रोविजनल पेंशन, अब प्रोविजनल पेंशन किसको दी जाएगी, अगर उसके अगेंस्ट कोई DNR केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, कुछ इस टाइप का अगर केस चल रहा है जिसमें कि उसकी पेंशन को पूरी तरह नहीं दिया जा सकता, तो उसको प्रोविजनल पेंशन दी जाती है, या ग्रेजुटी या फिर वो जो भी दिया जाएगा इन सेंक्शन अंडर सब रूल नंबर 4 ऑफ रूल नंबर 91, जिसको कि हम आगे देखेंगे। अगर उसके अनुसार सब रूल नंबर 4 के अनुसार जो सेंक्शन किया जाएगा, उसकी डिज़ायर है टू पे बाय द पेंशनर थ्रू मनी ऑर्डर और बैंक ड्रॉप। उसको इच्छा की है उसने कि मतलब पेंशनर थ्रू मनी ऑर्डर या बैंक ड्रॉप, द सेम शैल बी रिमिटेड टू हिम थ्रू मनी ऑर्डर या बैंक ड्रॉप एट हिज कॉस्ट। जो भी उसकी कॉस्ट लगेगी उसको किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा ही उसे किया जाएगा। ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी बाय द अकाउंट ऑफिसर। ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, पेंशन का जो ऑथराइजेशन रहेगा और ग्रेजुटी बाय द अकाउंट ऑफिसर कैसे किया जाएगा, तो इसका रूल नंबर 1 दिया है, 1 का ए देख लेते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ पेंशन पेपर्स प्रिफर्ड इन रूल नंबर 81 में जो पेपर्स दिए गए हैं उसके अनुसार द अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, शेल अप्लाई द रिक्विसाइड चेक्स एंड रिकॉर्ड द अकाउंट ऑफ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टमेंट इन पार्ट सेकेंड ऑफ फॉर्म नंबर 7 का सेकंड नंबर का पार्ट जो रहेगा उसमें एसेस द अमाउंट ऑफ पेंशन का मूल्यांकन करेगा, एसेस करेगा, ग्रेजुटी कितनी निकलती वो करेगा। इशू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसको PPO बोला जाता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, PPO लास्ट में एम्प्लॉय को दिया जाता है। PPO बार बार ये सब सुनने को आएगा कि PPO में क्या लिखा है, PPO में क्या आया है। PPO नॉट लेटर देन 1 मंथ, मतलब कम से कम 1 महीने पहले उसको एडवांस में PPO रेडी कर लिया जाएगा। इन एडवांस रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इफ पेंशन इज पेएबल इन सर्किल ऑफ द अकाउंट यूनिट, अगर उसी अकाउंट यूनिट में उसके सर्किल में उसका पेंशन पेएबल है तो उस कंडीशन में PPO 1 महीना पहले रेडी कर लिया जाएगा, सारी चीज़ें चेक करने के बाद। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर इफ द पेंशन इज पेएबल इन ऑर्डर अनदर सर्किल ऑफ अकाउंट यूनिट, अगर मान लो एम्प्लॉय अपना विलिंगनेस देता है कि किसी और अकाउंट सर्किल से उसको पेमेंट चाहिए, तो अकाउंट ऑफिसर सेल सेंड द पेंशन पेमेंट ऑर्डर, PPO ऑर्डर भेजेगा कहाँ, कॉपी ऑफ फॉर्म नंबर 7 टू अकाउंट इन्फॉर्मेंस टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ दैट अकाउंटिंग यूनिट, उस अकाउंट यूनिट में भेजेगा जहाँ से उसने पेमेंट के लिए अपना पेमेंट के लिए एप्लीकेशन किया है, अपनी डिज़ायर अपना विश किया है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी इज डिटरमाइंड बाय द अकाउंट ऑफिसर, जो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रहेगा जो कि फिक्स किया है, डिटरमाइन किया अकाउंट ऑफिसर से ए के अनुसार, शेल बी इंटीमेटेड टू द हेड ऑफिस को कर दिया जाएगा विद द मार्क्स दैट द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी में बी ड्रॉन फॉर डिसबर्समेंट टू द रेलवे सर्वेंट आफ्टर एडजस्टिंग द गवर्नमेंट ड्यूज जो भी थे उसको सबको एडजस्ट करने के बाद में जो उसका अमाउंट आ रहा है वो हेड ऑफिस को बता दिया जाएगा कि इतना अमाउंट बारह उसका आ रहा है, जो कि जितने भी डिडक्शन होने थे वो रूल नंबर 15 में उसको डिटेल में दिया गया है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विथहेल्ड विद द सब रूल नंबर 5, जो सब रूल नंबर 5 के अनुसार जो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रोकी गई है, विथहेल्ड कर दी गई है। अब रूल नंबर 16 का ये 5 नंबर जो रहेगा सब रूल, उसके अनुसार सेल बी एडजस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी इंटीमेटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्टेट, जो क्वार्टर्स वगैरह के देखते हैं। एंड बैलेंस अगर कुछ है तो रिफंड टू द रिटायरमेंट सर्वेंट, जो भी रिटायर अगर कुछ बैलेंस होता है या कुछ ऐसा होता है तो रिफंड कर दिया जाता है रेलवे सर्वेंट को। इसमें 86 देख लें कि रेलवे सर्वेंट ऑन डेप्यूटेशन, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि डेप्यूटेशन पे काम कर रहा था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इन दिस केस द केस ऑफ रेलवे सर्वेंट हु रिटायर डेप्यूटेशन अगर होता है तो इस एक्शन अथोराइज पेंशन एंड अथॉरिटी ग्रेजुटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शेल बी टेकन हेड ऑफिस के द्वारा पेरेंट डिपार्टमेंट को उसकी पेरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। इन द केस ऑफ रेलवे सर्वेंट, ऐसा कोई केस है जिसमें कि रेलवे सर्वेंट रिटायर होता है वाइल ऑन डेप्यूटेशन टू ए स्टेट गवर्नमेंट और वाइल ऑन फॉरेन सर्विस, एक्शन टू अथोराइज पेंशन
पेंशन और ग्रेजुटी का एक्शन लेने के लिए अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शेल बी टेकन बाय द हेड ऑफ ऑफिस जो रहेगा उसका ऑफ द केडर अथॉरिटी विच जिसने कि सेंक्शन किया था डेप्यूटेशन, मतलब डेप्यूटेशन पे उसको भेजा था टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू द फॉरेन सर्विस, जहाँ भी फॉरेन सर्विस वो ही मतलब उसके पेंशन के रिगार्डिंग प्रोसेस वो ही करेगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन वही प्रिपेयर करेगा। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिलोंग टू द वेरियस मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, ठीक है, who happen to be deputation on railway at the time of retirement, their pension cases shall be handled by the parent ministry of department। जो भी जहाँ से आया था वो उसी के द्वारा उसको प्रिपेयर किया जाएगा, जहाँ से वो डेपुटेशन पे आने से पहले जहाँ था वहाँ के द्वारा उसे प्रोसीड किया जाएगा। अब देख लेते हैं 87 नंबर की इंटरेस्ट ऑन डिलेइंग पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। जो एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलती है उसमें अगर किसी कारण से डिले होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है इंटरेस्ट के बारे में जो गाइडलाइन दी है वो ये है कि अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको ग्रेजुटी ऑथोराइज की गई आफ्टर 3 मंथ ऑफ द डेट व्हेन इट इज़ द पेमेंट बिकेम ड्यू ऑन सुपरएन्युएशन। अगर 3 महीने से ज़्यादा के पीरियड के बाद में उसे अगर ग्रेजुटी पेमेंट की जाती है तो इट इज़ क्लियरली स्टेबलाइज दैट द डिले, और अगर इसमें ये जो डिले हुआ है 3 महीने से ज़्यादा का वो किसके कारण अकाउंट पे हुआ है, अट्रीब्यूटेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। अट्रीब्यूटेबल मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के कारण, मतलब ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, प्रशासन की गलती, प्रशासन की कमी के कारण अगर उसमें लैप्स जो हुए हैं उसका डिले हुआ है, अगर ऐसा क्लियर हो जाता है तो इंटरेस्ट सच रेट में भी स्पेसिफाई जो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट स्पेसिफाई किया जाएगा उसके अनुसार उस व्यक्ति को अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा बियॉन्ड 3 मंथ, 3 महीने के बाद के जो पीरियड का रहेगा उसके ऊपर। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये दी हुई कि अगर डिले इन द पेमेंट ऑफ वाज, अगर जो डिले हुआ है वो किसी और के अकाउंट में हुआ है, वाज नॉट कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट टू द कंप्लाई विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस चैप्टर। अगर रेलवे एम्प्लॉय के अकाउंट से अगर होता है तो उस कंडीशन में उसे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और हर एक केस जो भी डिले आप ग्रेजुटी शेल बी कंसिडर्ड बाय जीएम के द्वारा उसको कंसिडर किया जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, एंड हेड ऑफ द यूनिट द इन केस में वेयर द जनरल मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेटिस्फाई हो जाता है कि द डिले इन द पेमेंट वाज कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के कारण मतलब ये डिले हुआ है तो ही शेल ऑर्डर, वो एक ऑर्डर पास करेंगे जिसमें कि क्लियर लिखा रहेगा कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट, मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का जो पेमेंट रहेगा वो कितना किस रेट से किया जाएगा उसके बारे में एक ऑर्डर निकाला जाएगा। और उसके बाद में शेल बी डेलीगेट, और ये जो इस टाइप का जो पावर जो रहेगा सिर्फ ये जीएम और एडमिनिस्ट्रेटिव को ही रहेगा, किसी और को इस पावर को डेलीगेट नहीं किया जाएगा, मतलब वो ही डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना। इन ऑल केसेस जहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन ऑर्डर, जहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का ऑर्डर किया गया है, द रेलवे शेल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रेलवे रहेगी वो फिक्स करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसके कारण ये डिले हुआ है, और जिसके कारण भी ये डिले हुआ है उसके ऊपर अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इफ़ द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन टेकन सब्सिक्वेंट, अगर कोई मान लो डिसमेंटमेंट हो गया है पेंशन का, ग्रेजुटी का, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट का कोई रूल में चेंजेस आए हैं जो जिसका कि रिटायरमेंट होने के बाद बेनिफिट मतलब रेलवे को रिटायर्ड एम्प्लॉय को उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा, मतलब अगर जहाँ पर 10 लाख अगर उसकी ग्रेजुटी बननी थी और किसी रेलवे के उसके बाद में कुछ ऐसा अमेंडमेंट होता है रूल्स में जिसके कारण उसकी 11 लाख की ग्रेजुटी अगर बन रही, तो उस जो 1 लाख जो अनपेड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको बाद में दिया जाएगा एम्प्लॉय को, लेकिन उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया है क्योंकि ये सब्सिक्वेंट टू द रिटायरमेंट होने के बाद में उसमें जो है अमेंडमेंट आए हैं या जो चीज़ जानकारी में आई वो उसके बाद में आई हुई। द ग्रांट ऑफ एमेल्यूमेंट हायर देन द एमेल्यूमेंट ऑन विच ग्रेजुटी ऑलरेडी पेड वाज डिटरमाइंड। दूसरा आ जाएगा लिबरलाइजेशन इन द प्रोविजन ऑफ रूल फ्रॉम डेट प्रियर टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट की रिटायरमेंट से प्रियर अगर उसमें कुछ प्रोविज़न में रूल में चेंजेस आता है तो रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट का संबंध है नो इंटरेस्ट ऑन द एरियर्स ऑफ ग्रेजुटी शेल बी पेड। तो वही कहने का मतलब है कि उसके बाद में उसको एरियर्स अगर मिल रहा है तो उस पर ग्रेजुटी पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
ग्रेजुटी बिकम ड्यू इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट डाइंग इन सर्विस। एक्शन फॉर फाइनलाइजिंग हिज पेंशन एंड डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी शैल बी पेड। उसको रिटायरमेंट ग्रेजुटी उसको पेड की जाएगी अगर वो सर्विस के दौरान उसका डाई होता है तो। 88 देख लेते हैं कि डेट ऑफ रिटायरमेंट टू बी नोटिफाइड। जब एक रेलवे एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रेलवे रिटायर फ्रॉम सर्विस इन केस ऑफ गेजेटेड सर्वेंट अगर है तो उसको नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट में उसका नोटिस निकाला जाएगा, नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और अगर वो नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट है उसका तो उसका एक ऑफिस ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट विद इन अ वीक ऑफ सच डेट, उस डेट से एक वीक पहले एक ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें उसके बारे में लिखा जाएगा कि वो इस तारीख को रिटायर होने वाला है और ये फॉरवर्डेड की जाएगी अकाउंट ऑफिसर को। शैल बी फॉरवर्डेड इमीडिएटली टू द अकाउंट ऑफिसर ऑन प्रोवाइडेड दैट जहाँ पर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, और जहाँ पर ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन आया है मतलब गजेटेड एम्प्लॉय के संबंध में, और जहाँ पर एज द केस में भी रिगार्डिंग टू लीव ऑफ प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट टू द रेलवे सर्वेंट इज इशूड। अगर उसको लीव प्रिपरेटरी टू द रिटायरमेंट अगर लीव उसकी सेंक्शन की गई है, इशू की गई है, और फर्दर नोटिफिकेशन या फिर जो ऑफिस ऑर्डर रहेगा वो इशू किया जाएगा। रेलवे सर्वेंट हैज एक्चुअली रिटायर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच लीव, वो इस लीव ख़त्म होने के बाद में रिटायर हो जाएगा। एंड शैल नॉट बी नेसेसरी अनलेस द लीव इज़ कर्टेल। अगर मान लो वो लीव कर्टेल कर ली जाती है उसके द्वारा या रिटायरमेंट फॉर एनी रीज़न एंटीडेटेड आर पोस्टपोन, या और उसको पोस्टपोन करता है किसी कारण से, तो उस कंडीशन में वो ये जो विद इन अ वीक का पीरियड रहेगा वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की रूल नंबर 75 से 88 के बीच में, जिसमें कि कंडीशन दी हुई है कि प्रिपरेशन ऑफ रिटायरमेंट का और एमुलेशन ये किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, कब कब दिया जाएगा, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी। तो इस तरह मैं 7 चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर चुका हूँ पेंशन मैनुअल के। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अथॉरिटी कम्पिटेंट टू सैंक्शन पेंशनरी बेनिफिट। पेंशनरी जो बेनिफिट रहेंगे उसको सैंक्शन करने के लिए अथॉरिटी कौन रहेगी। रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर सैंक्शन, पेंशन में अगर कुछ सैंक्शन के बाद में कुछ रिवीजन होता है तो उसका क्या रहेगा। और प्रोविजनल पेंशन किसको दी जाती है और कैसे दी जाती है, क्या दी जाती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इस तरह से हम लोग अगर मान लो ऐसे टाइप में चैप्टर बाई चैप्टर अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी क्लेरिफिकेशन मिल जाता है एक दूसरे से चर्चा करके। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें कि हम लोग दूसरे 89, 90 और 91 3 रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, अगर आप LDC या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपने एक नॉलेज के लिए रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।